कि संपत्ति के अधिकार पर हाईकोर्ट तो एक्शन ले सकता है, पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं? पर सर, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा है, उसकी शक्ति ज्यादा होनी चाहिए ना? सही पकड़े हैं। तो एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32, हाँ, और दूसरी तरफ हाई कोर्ट का आर्टिकल 226। दोनों रीट जारी कर सकते हैं। तो फिर फर्क कहाँ है? इसे ध्यान से सुनना। फर्क बहुत गहरा है। सुप्रीम कोर्ट की जो रीट जारी करने की शक्ति है, आर्टिकल 32, वो अपने आप में एक मूल अधिकार है। अच्छा। इसका मतलब है कि वो सिर्फ दूसरे मूल अधिकारों के हनन पर ही रीट जारी कर सकता है। वाह, इसका मतलब अरे संपत्ति का अधिकार तो अब मूल अधिकार है ही नहीं। नहीं है, वो तो बस एक कानूनी, एक वैधानिक अधिकार है। सही पकड़े हैं। बिल्कुल। और यही वो वजह है, यही वो चाबी है जिससे ये ताला खुलता है। तो हाई कोर्ट, जिसकी रीट की शक्ति आर्टिकल 226 से आती है, वो एक संवैधानिक अधिकार है और ज्यादा व्यापक है। मतलब वो कानूनी अधिकारों के लिए भी? हाँ, वो मूल अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकता है, और इसी में संपत्ति का अधिकार आ जाता है। ये बारीक सा अंतर राजस्थान SIA 2018 के पेपर में पूछा गया था और कई लोग इसमें उलझ गए थे। उलझना स्वाभाविक है। अब चलते हैं उस जमाने में जब इन ताकतवर इमारतों की नींव रखी जा रही थी। ये कहानी शुरू होती है भारत परिषद अधिनियम 1861 से। जी, अंग्रेजों ने भारत में एकीकृत न्यायिक ढांचा बनाने के लिए 3 बड़े उच्च न्यायालयों की स्थापना की। और उनकी तारीखें भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ। सबसे पहले 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। सबसे पुराना? उसके ठीक बाद 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे उच्च न्यायालय। और फिर मद्रास। हाँ, 15 अगस्त 1862 को मद्रास उच्च न्यायालय। ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब आज जो हम न्याय का ढांचा देखते हैं उसकी जड़ें इतनी पुरानी है। 150 साल से भी ज्यादा। अब कुछ ऐसे तथ्य जो आपको चौंका देंगे। एक तरफ है इलाहाबाद हाईकोर्ट, हाँ, जहां 160 जज हैं। सोचिए, एक पूरी फौज। और दूसरी तरफ है सिक्किम हाई कोर्ट, जहां सिर्फ 3 जज हैं। सिर्फ 3? कितना बड़ा अंतर है। ये अंतर राज्यों की आबादी और मुकदमों की संख्या को दिखाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रेरणादायक कहानी है महिला न्यायाधीशों की। बिल्कुल। केरल उच्च न्यायालय की अन्ना चांडी जी, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इतिहास बदलने वाली घटना है। और फिर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की लीला सेठ, जो किसी उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। हाँ, मुख्य न्यायाधीश। ये फर्क जरूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम नहीं, ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर आज हजारों महिलाएं न्याय के इस मंदिर तक पहुंची हैं। अब आते हैं आज के न्यायिक नक्शे पर। आज की तारीख में यानी 17 फरवरी 2026 भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। 25, लेकिन राज्य तो 28 हैं। हाँ, और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो इसका मतलब कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक ही हाई कोर्ट साझा करते हैं। बिल्कुल, और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। अच्छा। और सबसे नया अध्याय इस कहानी में जुड़ा 1 जनवरी 2019 को, जब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने काम करना शुरू किया। जी, ये भारत का 25वां और सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। और ये सवाल SSC 2023 में आया था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ जो सोचने पर मजबूर करता है वो अब आने वाला है। इतनी तरक्की के बाद भी आज भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जिनका अपना कोई उच्च न्यायालय नहीं है। 4 राज्य? हाँ, 4। ये राज्य हैं नागालैंड, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मतलब इन राज्यों के लोगों को न्याय के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ता है? बिल्कुल, गुवाहाटी और बॉम्बे हाईकोर्ट। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। और अब शुरू करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित एग्जाम फैक्ट, जिसकी शुरुआत होती है 1949 में। 1949? चलिए शुरू करते हैं। कल्पना करो, राजस्थान बन रहा है, बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, राजधानी जयपुर को बनाया गया और न्याय का सबसे बड़ा मंदिर वो बना जोधपुर में। और तारीख भी 29 अगस्त 1949। इसे दिमाग में छाप लो। ये सवाल राजस्थान SI 2018 में आया था। 29 अगस्त 1949। ठीक है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छा। पहले 25 अगस्त 1949 को, और इसे जारी करने वाले थे तात्कालिक राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय। वाह सर, मतलब उद्घाटन की तारीख अलग और अधिसूचना की अलग। सही पकड़े हैं। यही वो गलती है जो स्टूडेंट करते हैं, दोनों तारीखों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कानूनी तौर पे शुरुआत 25 अगस्त को ही हो गई थी। एकदम सही। अब इस फिल्म का पहला हीरो कौन था?
पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? नाम था कमलकांत वर्मा, और इनके साथ 11 और न्यायाधीशों ने शपथ ली। ये थी न्याय की पहली सेना। न्याय की पहली सेना। वाह, 12 लोग। बिल्कुल। अब कहानी आगे बढ़ती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के 2 किले हैं। 2 किले? हाँ, एक मुख्य किला यानी जो मुख्य पीठ है वो है जोधपुर में। ठीक है। और एक छोटी चौकी यानी खंडपीठ वो है जयपुर में। अच्छा, एक जोधपुर में और एक जयपुर में। हाँ, अब जो जोधपुर का किला है उसके अंदर राज्य के 23 जिला न्यायालय आते हैं। 23? और जयपुर की चौकी में आते हैं 21। 23 जोधपुर में और 21 जयपुर में। समझ गए। अब एक पहेली पूछिए। नागौर जिला न्यायालय कहाँ है? अरे सर, ये तो आसान है, नागौर में ही होगा। और यहीं पर एग्जामिनर खेल जाता है। मतलब? नागौर जिला न्यायालय नागौर में नहीं, मेलता में है। इसे ध्यान से सुनना। ये वो सवाल है जो मेरिट बनाता है, जो आपको हजारों लोगों से आगे ले जाता है। सर, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब नागौर का न्यायालय नागौर में नहीं है। चलो, अब कहानी के अगले अध्याय पर चलते हैं। अब मिलते हैं कुछ खास किरदारों से, रिकॉर्ड बनाने वाले किरदार। अच्छा, मतलब इस फिल्म के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स? हाँ, सबसे पहले वो न्यायाधीश जिन्होंने सबसे लंबी पारी खेली। नाम था कैलाश नाथ वांचू। सबसे लंबी पारी? और फिर एक वो जो सिर्फ 41 दिन के लिए आए। नाम था सतीश कुमार मित्तल। ये सवाल एसएससी 2023 में आया था। सिर्फ 41 दिन? सर, ये तो मुझे पता ही नहीं था। ये तो बिल्कुल नई जानकारी है। और अब बात करते हैं नारी शक्ति की। राजस्थान हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, कोई अंदाजा? पहली महिला न्यायाधीश? हाँ, कांता भटनागर। कांता भटनागर, ये नाम बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट है। एक और? हाँ, देखो, पहले मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कार्यवाहक? एक्टिंग चीफ जस्टिस? हाँ, वो थे जेएम पांचाल। और देखो, पहले और पहले कार्यवाहक में बहुत फर्क है। एग्जामिनर इसी फर्क पर सवाल बनाता है। समझ गई। और वर्तमान कार्यकारी न्यायाधीश? वर्तमान कार्यकारी न्यायाधीश हैं संजीव कुमार शर्मा। सबसे पहला है आर्टिकल 214, जो बस इतना कहता है कि हर राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। सिंपल। आर्टिकल 214 हाईकोर्ट होगा। फिर आता है आर्टिकल 215। ये हाईकोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय बनाता है। अभिलेख न्यायालय मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसके फैसले रिकॉर्ड किए जाएंगे और निचली अदालतों पर बाध्य होंगे, और इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट को बनाता है। ये जोड़ी वाला सवाल है, अक्सर आता है। 129 सुप्रीम कोर्ट, 215 हाई कोर्ट। ठीक है। ठीक है। तीसरा है आर्टिकल 216। ये हाईकोर्ट के गठन की बात करता है। मतलब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। और न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। हाँ, और आखिरी सबसे जरूरी आर्टिकल 217। इसमें है न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी शर्तें। 2019 में एक नया मोड़ आया। 2019 में? क्या हुआ था? 7 दिसंबर 2019, इस दिन तात्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जोधपुर में उच्च न्यायालय के नए भवन का लोकार्पण किया। अच्छा, जो नई बिल्डिंग है। हाँ, एक बिल्कुल नई आधुनिक बिल्डिंग। ये एक नए दौर की शुरुआत थी। और आज इस कोर्ट में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 50। 50। 12 से शुरू होकर 50 तक। हाँ। आर्टिकल 217(1). सबसे पहला सवाल, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता कौन है? याद रखना, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। बिल्कुल, राष्ट्रपति अकेले फैसला नहीं लेते। ये कोई एक आदमी का शो नहीं है। तो फिर ये फैसला कैसे होता है? जिसमें एक पूरी सलाह की प्रक्रिया है, एक पूरी टीम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जज, फिर उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल, ये सब मिलकर सलाह देते हैं। वाह, मतलब ये एक टीम डिसीजन है, कोई एक व्यक्ति का फैसला नहीं है। सही पकड़े हैं। यही वो बारीक पॉइंट है जहां से सवाल बनता है और बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हीरो की क्वालिफिकेशन पर। मतलब जज बनने के लिए क्या चाहिए? हाँ, आर्टिकल 217(2). इसमें 2 मुख्य योग्यताएं हैं। पहली तो सीधी है, भारत का नागरिक हो। और दूसरी है तपस्या। कम से कम 10 साल किसी न्यायिक पद पर रहा हो, या फिर 10 साल हाई कोर्ट में वकालत की हो। ये 10 साल की तपस्या है, कोई बच्चों का खेल नहीं। सर, और इनकी रिटायरमेंट उम्र क्या होती है? इसमें भी कुछ बदलाव हुआ था शायद। बहुत अच्छा सवाल, इसे ध्यान से सुनना। 15वें संविधान संशोधन 1963, इससे पहले ये उम्र 60 साल थी।
अब इसे बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया है। और सर, अगर कोई जज त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसे देगा? राज्यपाल को? नहीं, यही एक और कंफ्यूजन है। आर्टिकल 217(1) का साफ कहता है नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही दिया जाएगा। ठीक है, नियुक्ति और त्यागपत्र दोनों राष्ट्रपति के पास। अब आता है फिल्म का इंटरवल पॉइंट, और यहां पर मैं बता रहा हूं 90% छात्र सबसे बड़ी गलती करते हैं। मुझे अंदाजा है आप क्या कहने वाले हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो शपथ भी वो ही दिलाते होंगे ना? हाँ, ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं। और यही नंबर कट जाता है। आर्टिकल 219, इसे दिमाग में बिठा लो। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। अरे वाह सर, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मतलब ये तो सच में बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। बिल्कुल। अब बात करते हैं पैसे की, मतलब वेतन और भत्तों की। आर्टिकल 221। इनका वेतन कौन तय करता है और कहाँ से दिया जाता है? देखो, वेतन तय तो संसद करती है, लेकिन ये दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, केंद्र की नहीं। अच्छा, राज्य की संचित निधि से। और कितना होता है? मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000 और जो बाकी न्यायाधीश होते हैं उनका है 2,25,000। ठीक है, तो अब कहानी में आगे क्या होता है? अब कहानी में आता है ट्रांसफर का सीन। आर्टिकल 222, एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे में भेजना। ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास ही है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद ही ऐसा करते हैं। अच्छा, और ये जो कभी-कभी हम सुनते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, वो क्या होता है? बहुत जरूरी पॉइंट, वो है आर्टिकल 223। मान लो किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, छुट्टी पर है या कोई और वजह है, तो काम तो नहीं रुकेगा ना। तब राष्ट्रपति उसी कोर्ट के किसी दूसरे जज को अस्थायी तौर पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। जैसे राजस्थान में संजीव कुमार शर्मा जी बने थे। समझ गई। और एक और शब्द आता है, अतिरिक्त न्यायाधीश। हाँ, एडिशनल जजेस, आर्टिकल 224। ये तब होता है जब किसी कोर्ट में अचानक काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, केस बहुत पेंडिंग हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति 2 साल के लिए कुछ अतिरिक्त जजों की नियुक्ति कर सकते हैं ताकि काम जल्दी निपट सके। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है। बिल्कुल सही। देखो टॉपिक्स कैसे जुड़ते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, वैसे ही यहाँ ये व्यवस्था है। और सुनो, राजस्थान SI 2018 में यहीं से सवाल आया था, सीधे आर्टिकल से। अब आते हैं फिल्म के क्लाइमैक्स सीन पर। एक से भले दो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आर्टिकल 231, 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत संसद को ये शक्ति दी गई कि वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एक ही हाईकोर्ट बना सकती है। अच्छा, एक ही हाईकोर्ट कई राज्यों के लिए। इसका कोई उदाहरण? सबसे बेस्ट उदाहरण है पंजाब और हरियाणा का। उनका एक ही संयुक्त हाईकोर्ट है जो चंडीगढ़ में है। ये सिर्फ एक कोर्ट नहीं है, ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए? उनके लिए भी व्यवस्था है। आर्टिकल 241 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हाईकोर्ट की व्यवस्था करता है। तो ये पूरी कहानी थी हाईकोर्ट की। हाँ,